हेलो फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये देखिए बहुत अच्छा रहा कल। कल जो है निफ्टी 50 1.14% के साथ तेजी दिखाई थी। और सबसे अच्छी बात थी कि 19,000 के लेवल को क्रॉस ही नहीं किया बल्कि उसके ऊपर क्लोज भी किया। 19,189 पे क्लोज हुआ। अब ये 19,000 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। अब ये वापस 19,000 से नीचे जाने के लिए मूड में नहीं है और जिस तरह से तेजी दिखा रही है, रिकवरी किया है। एक शॉर्ट फॉल आया था बट रिकवरी किया है और 19,000 के लेवल के ऊपर क्रॉस ट्रेड कर रही है। तो ये बहुत जल्द अब 20,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगी और अगर ये 20,000 के लेवल की तरफ जाती है तो सारे इन्वेस्टर्स को जो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टिंग करके बैठे हैं उनको फायदा होने वाला है। चलिए आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करते हैं वो कंपनी जो है किस सेक्टर में काम करती है। इंडस्ट्रियल मशीनरी के सेक्टर में काम करती है। जो हैवी मशीनरी होती है, हैवी इंडस्ट्रीज होता है, उसमें जो मशीनरी इस्तेमाल किया जाता है उसको डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। उसमें जो कंज्यूमर पार्ट्स होता है उसको बनाने का काम करती है ये कंपनी। इस कंपनी का मार्केट कैप है 6,446 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका स्टॉक पी जो है 35 है, मैंने कम इस स्टॉक का पी है 35 और इस सेक्टर का इंडस्ट्री का पी जो है वो है 40। मतलब जो सेक्टर की पी है उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि फेयर प्राइस पे अभी ये आपको मिल रही है। फेस वैल्यू है 10, यानी कि भविष्य में अगर स्प्लिट देती है तो इसके जो इन्वेस्टर हैं उसको भविष्य में फायदा हो सकता है। चलो अब देखते हैं आरओई और आरओसीई कंपनी का कितना है। तो ये 20% के आसपास बना हुआ है जो कि अच्छा माना जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 0.34, यानी कि इक्विटी के रिस्पेक्ट में डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.34 मैनेजेबल है। रिजर्व कितना है कंपनी का? 983 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। इतना करोड़ वैसे ही पड़ा हुआ है कंपनी के पास। अगर रिजर्व कंपनी के पास बहुत बड़ा रिजर्व होता है। देखिए 6,446 करोड़ इसका मार्केट कैप है जिसमें 983 करोड़ तो रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये बहुत बड़ा रिजर्व माना जाएगा। कंपनी को कभी आपातकाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंपनी के ऊपर टोटल लोन जो है 361 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले भी अगर देखा जाए तो 1/3 लोन है। इसलिए सोचने वाली बात ही नहीं है। कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे बहुत कम लोन है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? वो 179 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश कंपनी जनरेट कर पा रही है। यानी डे टू डे बिजनेस में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब समझते हैं कंपनी का कमाई कैसा चल रहा है। ये देखिए पिछले 5 क्वार्टर का ग्राफ के माध्यम से हम आपको इसकी कंपनी की रेवेन्यू या अर्निंग्स कर सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए मार्च 22 से जून 22 में थोड़ा गिरा था, 290 से 244 हुआ था। उसके बाद पिछले 4 क्वार्टर से, मतलब पिछले 1 साल से अगर कहें तो हर क्वार्टर में कंपनी ने अपना जो है अर्निंग्स बहुत अच्छा मेंटेन करके और रखा हुआ है और पिछले क्वार्टर से ज़्यादा ही अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। बहुत शानदार अर्निंग चल रही है कंपनी का। ऐसे ही सिमिलरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 22 से जून 22 में प्रॉफिट गिरा था। उसके बाद प्रॉफिट लगातार हर क्वार्टर बढ़ते जा रहा है और मार्च 23 में जो है 75 करोड़ का इसने प्रॉफिट भी कमाया। तो अर्निंग और प्रॉफिट दोनों कंपनी का जो है काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है पिछले 4 क्वार्टर से खास करके। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे प्रमोटर के पास 79% शेयर है। मतलब 80% कह लीजिए, 80% शेयर होल्डर होल्डर के पास ही है। और इसमें एफ आई आई 2.4%, डी आई आई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें कि म्यूचुअल फंड भी आता है 12% और पब्लिक के पास मात्र 6.5% है। देख रहे हैं? तो ये अच्छे शेयर में पब्लिक बहुत कम होते हैं। पब्लिक जो है ना जो बहुत छोटी-छोटी स्मॉल कैप कंपनी ढूँढते रहती हैं जो कि फालतू का कि कूड़ा-कचरा उठाने के चक्कर में रहती हैं। अच्छी कंपनी में आप देखेंगे पब्लिक कम रहेगी। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा माल दबा के बैठे होते हैं। जैसे तेगा इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं। ये जिस कंपनी की बात करें इसका नाम है तेगा इंडस्ट्रीज़। तो तेगा इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं ये बड़ी-बड़ी जो हैवी इंडस्ट्री है उसको बनाने का काम करती है। चलिए अब देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरह से मूवमेंट आया है। ये है देखिए प्रमोटर का पिछले 5 क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर जो है 79% जो है स्टेक हर क्वार्टर में मेंटेन करके रखा हुआ है। इन्होंने बिल्कुल अपना कम नहीं किया है। अब एफआईआई की बात करें तो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो 2 से 2.5% के रेंज में अपना जो है स्टेक मेंटेन करके रखे हुए हैं। अब है डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें म्यूचुअल फंड भी आता है। देखिए इनका
जो स्टेक है ना हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहा है, यानी कि इनको इस कंपनी पे पूरा ट्रस्ट है, तभी ये माल उठाते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड का अगर ट्रस्ट बढ़ रहा है मतलब कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है रिसर्च करने के लिए, तो अगर वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, उस पर इस कंपनी का म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट हो रहा है, यानी कि हम भी इस कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी ज़रूरी नहीं है, बट ये एक इंडिकेशन है कि अच्छी कंपनी में म्यूचुअल फंड के जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ता जाता है। और पब्लिक, उसका रिवर्स, पब्लिक का शेयर होल्डिंग क्या होता है, कम होते जाता है। पब्लिक जो है ना ऐसी कंपनी से बाहर होते चली जाती है। आप सिमिलरली देख सकते हैं 9.7 से 6.4 हो गया। तो ये अच्छी कंपनी की एक निशानी होती है। चलिए तेगा इंडस्ट्री जिस कंपनी की बात हो रही है उसका हम शेयर का जो ये है चार्ट है वो हम देख लेते हैं। ये मैक्सिमम का चार्ट है जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से। कंपनी जो लिस्ट हुई है ना दिसंबर 2021 में लिस्ट हुई है, मतलब 1.5 साल हो गया कंपनी को। 1.5 साल में कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस है देखिए। पहले 600 पे कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था दिसंबर 21 में, तब से 400 का लो लगाया, और लो लगाने के बाद 400 के बाद वो कुछ देर रुकी और उसके बाद जो है लगातार ऊपर जा रही है। तो 1.5 साल में कंपनी ने 57.85% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर एक साल की बात करें तो ये देखिए एक साल का चार्ट है, एक साल में बात करें तो लगातार ऊपर ही जा रही है शेयर प्राइस। और एक साल में कंपनी ने पैसा दोगुना करके दिया है, 112.8% का रिटर्न दे चुकी है। अब जब समझते हैं कि तेगा इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और इसके बिजनेस को समझते हैं। देखिए तेगा इंडस्ट्रीज जो है बहुत पुरानी कंपनी है, 1976 में ही इनकॉर्पोरेट हो गई थी, लेकिन मार्केट में जो लिस्ट हुई है ना वो दिसंबर 2021 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, इंडियन कंपनी है, और इसके फाउंडर है मिस्टर मदन मोहन मोहनका जी। इसका बिजनेस क्या है, ये बिजनेस इनका क्या है, ये ग्लोबल लीडर है किस चीज में लीडर है, तो ये क्या करती है, माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे हैवी इंडस्ट्रीज है। इसमें जो इक्विपमेंट मशीनरी इस्तेमाल होता है उसके जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, मतलब उसके पार्ट्स जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो उसको ये डिजाइन करने का काम करती है और बनाने का काम करती है, और उसमें ये ग्लोबल लीडर है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझते हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, सबसे मेन प्रोडक्ट जो है ना वो है मिल लाइनर्स। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, दो पिक्चर, ऊपर का जो पिक्चर है इसमें जो राउंड बड़ा सा आप शेप में देख रहे हैं इसको बोलते हैं मिल लाइनर। खास करके इसका जो इस्तेमाल होता है ग्राइंड करने में आता है, ग्राइंडिंग करने में आता है। और इस सेकेंड पिक्चर जो है उसका उसके अंदर के पार्ट्स को दिखाया हुआ है कि अंदर किस तरह से बना होता है। ये देखिए ग्राइंड करके छोटे टुकड़ों में इसने बदल कर करके मटेरियल को रखा हुआ है। ये किस चीज इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ये माइनिंग एक्टिविटीज में जो इक्विपमेंट होता है, मशीनरी होता है, वहाँ मिल लाइनर का इस्तेमाल होता है। और ये जो है तेगा का कोर प्रोडक्ट है, मतलब और भी प्रोडक्ट तेगा इंडस्ट्रीज बनाती है, बट मेन प्रोडक्ट अगर कहेंगे कौन सा है, एक प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो वो होगा मिल लाइनर्स। और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल लाइनर्स का, लेकिन पॉलीमर वेस्ट मिल लाइनर्स। मिल लाइनर जो होता है स्टील का भी होता है और पॉलीमर का भी होता है, मतलब रबड़ का भी होता है। तो पॉलीमर बेस्ड जो मिल लाइनर्स है उसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये जो है मोर देन 500 ग्राइंडिंग मिल्स जो है ग्लोबली, इंडिया और इंडिया के बाहर जो है ये बना चुकी है। टोटल 68 कंट्रीज में 500 ग्राइंडिंग मिल्स को ये अपनी सर्विस दे चुकी है। बहुत बड़ा इसका बिजनेस है, आप समझ सकते हैं। मिल लाइनर्स के बारे में और समझते हैं, ये देखिए मिल लाइनर्स जो है ना इंडिविजुअली डिजाइंड है और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कंपनी जो है इंडिविजुअली डिजाइन करती है, मतलब जिस कंपनी को अपना जो कस्टमर होता है इसका, उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करती है और उसको उसी हिसाब से कस्टमाइज कर करके बना करके देती है। ये कंपनी की ये एक फीचर्स है। इसीलिए कंपनी जो है ना अपने कस्टमर को कंप्लीट सोल्यूशन देती है। सबसे पहले क्या करती है, क्लाइंट के नीड को उसके साइट पे जाकर के आइडेंटिफाई करती है, समझती है, उसके बाद उसको डिजाइन करती है उसके लिए मिल लाइनर्स को, और उसके बाद उसको निर्माण होता है। उसका कैसे रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो उसका फैब्रिकेशन होता है। उसके बाद उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है कि जिस लिए बना है क्या वो काम पूरा ये करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद वो है उनको डिस्पैच किया जाता है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देती है कस्टमर को मिल लाइनर्स के फील्ड में।
सेकंड प्रोडक्ट जो कंपनी का है वो है कन्वेयर कंपोनेंट्स। कन्वेयर कंपोनेंट्स जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, कन्वेयर क्या होता है, खास करके बेल्ट कन्वेयर को आप सभी जानते होंगे। एयरपोर्ट पे अगर आप गए होंगे तो आपका लगेज जो है बेल्ट पे आप डाल देते हैं और सीधा वो एयरप्लेन में चला जाता है। ऐसे ही जब आप उतरते हैं तो आपका जो लगेज है वो बेल्ट पे आप इंतजार करते हैं कि हमारा लगेज आएगा और उसको आप लेके जाते हैं। तो वही सिमिलरली बेल्ट जो है ये इंडस्ट्रीज में, माइनिंग इंडस्ट्रीज में, मिनरल इंडस्ट्री में यूज होता है। जो हैवी मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसका यूज होता है बल्क मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्रीज में, खास करके जो हैवी इंडस्ट्रीज है वहाँ जो मटेरियल होता है ना वो भी काफ़ी हैवी होता है, भारी होता है। उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बेल्ट के सहारे उसको ले जाया जाता है। इसमें कंपनी को जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक हासिल है, मतलब कि ये बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन टेक्नोलॉजी होता है इनका प्रोडक्ट। और ये अपने कस्टमर को इंश्योर करते हैं कि जो बेल्ट ये कन्वेयर बेल्ट बना के देते हैं वो स्पॉइलेज फ्री, मतलब हो मतलब कि उससे गिरे ना मटेरियल, उससे बहुत दूर तक ले जाया जाता है ना बेल्ट के सहारे। अगर रास्ते में पता चला कि कुछ गिर गया तो उनको नुकसान हो जाएगा कस्टमर को, इसलिए उसे बनाया जाता है कि स्पॉइलेज फ्री हो, मतलब छलके नहीं, गिरे नहीं, मेंटेनेंस फ्री हो और पावर ऑप्टिमाइज हो। पावर ऑप्टिमाइज मतलब कि कम बिजली में भी उनका काम चल जाए, तो बिजली बहुत कम खपत हो। वेयर प्रोडक्ट्स जो होता है, वेयर प्रोडक्ट्स ये आप पिक्चर देख सकते हैं। वेयर प्रोडक्ट्स खास करके होता है वो ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीनरी और इक्विपमेंट होता है, तो उसको रिपेयर करने के काम में आता है, मेंटेनेंस करने के काम में, और मशीनरी को अगर अपग्रेड करना है तो उसमें ये वेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके ड्रेजिंग मशीन, जो खुदाई करने की मशीन होता है, एक्सकेवेटर्स, तो ये सब काफ़ी जो है ना हैवी मशीनरी होती है। तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको रिपेयर मेंटेन करने के लिए वेयर प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल होता है, ज़रूरत होता है, उसको ये तेगा इंडस्ट्रीज बनाती है। टनलिंग इक्विपमेंट्स, खास करके जैसे आप मेट्रो अगर आप जाएंगे, मेट्रो अगर आप दिल्ली मेट्रो गए होंगे तो टनल में मेट्रो चलती है, तो वो टनल जो बनाने में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ होगा वो कितनी बड़ी इक्विपमेंट होगी आप समझ सकते हैं। उसमें जो कंज्यूमेबल होता है ना, कंज्यूमर, वो वेयर प्रोडक्ट्स कहलाती है और उसको ये कंपनी बनाती है। ये वेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो कि ये कंपनी बनाती है उसका इस्तेमाल होता है गोल्ड, कॉपर, आयरन और जिंक और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, स्टील प्लांट्स में, सीमेंट प्लांट्स में और एग्रीगेट्स इंडस्ट्रीज में, मतलब सारे जो हैवी इंडस्ट्रीज है ना वहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। स्क्रीन एंड ट्रोमेल्स, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अगर आप कहीं ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पहाड़ होगा तो आपने देखा होगा कि पहाड़ से बिल्डिंग मटेरियल्स कैसे बनता है, क्रेशर होता है। क्रेशर इस तरह से फर्स्ट फोटो जैसे आप देख रहे हैं, उसको बड़े-बड़े पहाड़ के चट्टान को तोड़ के छोटे-छोटे टुकड़ों में बदला जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं 3 टाइप का 3 साइज में जो है ये प्रोडक्ट को बना रही है। ये इसी को बोलते हैं स्क्रीन एंड ट्रोमिल्स। तो आपको बड़ा साइज चाहिए कि छोटा चाहिए, उसके हिसाब से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इस टाइप के जो मशीन होता है, स्क्रीन और ट्रोमिल्स जो होता है, उसको बनाने का काम ये करती है कंपनी। उसके अंदर जो छालने के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो देखिए अलग से दिखाया हुआ है। इसका इस्तेमाल होता है गोल्ड, कॉपर, आयरन ओर, जिंक माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, स्टील प्लांट में, सीमेंट प्लांट में और एग्रीगेट इंडस्ट्रीज में। ये सारे हैवी बल्की मटेरियल्स वाले इंडस्ट्रीज हैं। इसमें भी जो कंपनी है तेगा इंडस्ट्रीज है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, नॉट इन इंडिया बल्कि ग्लोबली ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्क्रीन के बनाने में। और इनका जो ये स्क्रीन ऑटोमेट्स बनाती है इसमें क्लॉगिंग मात्र 2% होता है, बहुत कम होता है। क्योंकि क्लॉगिंग मतलब जाम हो जाना। इसमें क्या है कि ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होती है। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो जाम हो जाएगा। अगर मटेरियल उसमें जाम हो जाएगा तो इसका जो है ना इफिशियंसी घट जाएगा। तो ये जाम नहीं होने देता है। जाम होने का रेट मात्र 2% है, जो कि मेन प्रॉब्लम होता है इस टाइप की इंडस्ट्री में। लेकिन इसका इस टेका इंडस्ट्री का जो मशीनरी इक्विपमेंट होता है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, 98% के साथ काम करती है। क्लॉगिंग मात्र 2% होता है, जो कि बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कंपनी का है वो है टोर्नाडो हाइड्रोक्लोन्स। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की मशीनरी, ये भी क्या करती है, ये वैसे खा करके ये भी मिनरल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मिनरल्स को मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स माइंस में निकलता है। माइंस में जो होता है बहुत सारे अ, चट्टान होता है या कह लेते हैं कि मिट्टी होता है, तो उससे माइंस से निकाल करके फिर उससे मिनरल को अलग किया जाता है। तो पहले मिनरल को अलग करने के लिए उसको गर्म करते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। तो जब लिक्विड फॉर्म में बनता है ना उसके बाद उससे जो इम्प्योरिटीज है और स्लाइम्स मतलब कीचड़ या जो गंदगी है
उसको उस मिनरल से अलग करने के काम में इस टाइप की मशीनरी काम आती है। तो इस टाइप की मशीनरी को बनाने में भी इस कंपनी को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हासिल है और इस जो है खास करके माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आता है। ये अपने क्लाइंट को ऑफर करती है रोबस्ट डिजाइन फॉर ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ जो इस तरह की मशीनरी होते हैं उसका डिजाइन बहुत रोबस्ट होता है, मजबूत होता है और बहुत यूनिक सा होता है। परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होता है और लॉन्गर सर्विस लाइफ, मतलब सर्विस लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कस्टमर को बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो आपका क्या होता है, कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मिल लाइनर्स इन द वर्ल्ड, हमने भी बात किया ग्राइंड करने के लिए जो मिल लाइनर्स बनाती है, वो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ये पॉलीमर के फील्ड में। पॉलीमर मिल लाइनर्स में सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। और मतलब अगर टॉप 5 मिल लाइनर्स की बात करें, स्टील हो या रबड़ की बात करें, किसी सब मिला कर करके, तो उसमें ये कंपनी आती है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ग्लोबल, मतलब इंडिया और इंडिया से बाहर टोटल उसकी अगर बात करें तो 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट है इनका। 3 इंडिया में है, गुजरात के दहेज में, और 2 है वेस्ट बंगाल में समाली और कल्याणी में। 3 इंडिया से बाहर है। इंडिया से बाहर जो 3 इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो खास करके वैसे जगह है जो माइनिंग हब है, जहाँ माइनिंग का काम होता है। माइनिंग की बात करें तो देखिए साउथ दक्षिण अमेरिका का जो चिली है ना, चिली कंट्री, वहाँ खूब माइनिंग होता है। साउथ अफ्रीका में खूब माइनिंग होता है और ऑस्ट्रेलिया में खूब माइनिंग होता है। तो इन तीनों जगह कंपनी ने अपना इक्विप जो माइनिंग में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है वो बनाती है ना कंपनी, तो उसको बनाने के लिए वहीं पे एक मैन्युफैक्चरिंग साइट लगाया हुआ है ताकि प्रोडक्शन करे और तुरंत कंपनी को वहीं पे सप्लाई हो जाए। क्योंकि ये कंपनी पे जा करके कंपनी के साइट पे जाके क्या करता है, कस्टमर के साइट पे जा करके उसकी रिक्वायरमेंट समझती है, फिर उसके हिसाब से डिजाइन करती है। तो वहाँ आस पास रहेगा तो इनको सहूलियत होगा, इसलिए कंपनी वहीं पे अपना मैन्युफैक्चरिंग साइट इस्टेब्लिश कर रखी है। स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D, इनोवेशन में भी देखिए कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी खुद ही करती है। 8 ग्लोबल पेटेंट है और बहुत सारे इनके नाम से ट्रेडमार्क्स है, जिस जो कि सिर्फ इन्हीं के पास है। अगर दूसरा कोई इनके इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो इसमें भी कंपनी को बहुत लीडरशिप पोजीशन हासिल है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इसका खास करके इंडिया और इंडिया से बाहर 18 कंट्री, मतलब टोटल 19 कंट्रीज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सेल्स ऑफिस है। और वो भी कहाँ पे है, क्लोज टू की कस्टमर, जो बड़े बड़े इनके कस्टमर्स हैं उस कस्टमर के पास ही इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को तुरंत वहीं पे एड्रेस किया जाए। इनका 90% रेवेन्यू जो है ना इंडिया के बाहर से आता है, इंडिया में बिजनेस जो है 10% ही है। खास सबसे ज़्यादा बिजनेस इनका जो आता है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से आता है, जहाँ की चिली, हमने देखा चिली वहाँ पे है, चिली में इनका मैन्युफैक्चरिंग साइट भी है। दूसरा अफ्रीका से, हमने अफ्रीका में भी देखिए साउथ अफ्रीका में था मैन्युफैक्चरिंग साइट। और तीसरा यूरोप। तो ये 3 जो है ना बड़े क्लाइंट हैं, बड़ा रीजन है जहाँ से इनका रेवेन्यू आता है 90%। डिमांड इज हाईली स्टेबल विथ 75% ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम रिपीट ऑर्डर। 75% इनका जो कस्टमर है उनका इस पे पूरा फेथ फेथ है और इन्हीं से ऑर्डर लेते हैं, यानी इन्हीं से पूरा ऑर्डर रिपीट करते हैं। तो 75% ऑर्डर इनका रिपीट हो रहा है, पुराने कस्टमर से ही मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बिजनेस को स्टेबल बनाने में बहुत काम आती है। अब एक्सपेंशन प्लान कंपनी की बात कर लेते हैं, तो कंपनी के पास अभी जो है 55 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, 70 से ज़्यादा कंट्री में इनका रीच है, बिजनेस मतलब सेल होता है इनका प्रोडक्ट, 700 से ज़्यादा इनके पास कस्टमर है। फिर भी कंपनी एक्सपेंशन प्लान पे फोकस करे किए हुए है और उसको और बढ़ाना चाहती है। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है कि अगले 3 सालों में 2025 तक, मतलब कि 250 करोड़ का खर्च किया जाएगा, कैपेक्स खर्च किया जाएगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया जाएगा। ये कहाँ खर्च किया जाएगा, ये खर्च किया जाएगा आपको दहेज और समारी जो फैसिलिटी है इंडिया में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है कंपनी चिली में, ऑलरेडी चिली में है, एक और लगाना चाहती है। तो इस पे ये कंपनी 250 करोड़ का खर्च करना चाहती है। और कंपनी का एक्सपेंशन प्लान में है कि कंपनी जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जहाँ की मेन माइनिंग एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे मार्केट शेयर को और कैप्चर करना चाहती है, अपनी रीच बढ़ाना चाहती है। कंपनी और फोकस्ड है कि हम जो भी बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे वो सिर्फ हाई परफॉर्मिंग कंज्यूमेबल ही इस्तेमाल करेंगे। सोलिली लिख रहे हैं, सोलिली हाई इस्तेमाल करें, मतलब और लो परफॉर्मिंग वाला का इस्तेमाल ही नहीं करना है।
तो ये था कंपनी का बिज़नेस और एक्सपेंशन प्लान। अब कंपनी का अगर बात करें ग्लोबल, इनका सेल्स ऑफिस हमने देखा कि 19 कंट्रीज़ में है, तो ये देखिए इनका रीच, इनका बिज़नेस पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है। आप सिर्फ़ ये रसिया और चाइना का अगर पार्ट छोड़ दें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका बिज़नेस, सबसे ज़्यादा बिज़नेस कहाँ से आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर अफ्रीका से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, एशिया और यूरोप से भी आ रहा है, तो इनका हर जगह रीच है। अब कंपनी के मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। कंपनी की ये देखिए मैनेजमेंट बात करें तो ये हैं मदन मोहन मोहनका जी, जो कि फाउंडर भी हैं और कंपनी के अभी चेयरमैन भी हैं। इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से साइंस में, इंजीनियरिंग में मतलब कि बैचलर डिग्री ले रखा है, और पीजी कर रखा है आईआईएम अहमदाबाद से। तो काफ़ी ये क्वालिफाइड पर्सन है, और मैनेजमेंट आईआईएम अहमदाबाद से कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के फाउंडर हैं, मतलब कि शुरू से ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये था कंपनी के बारे में जानकारी। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि इस तेगा इंडस्ट्रीज के शेयर को इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पे डीप रिसर्च करिए, और अपना तेगा इंडस्ट्री चूंकि स्मॉल कैप है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क है, तो अपने रिस्क के हिसाब से आप देखिए कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। बट ये अभी फेयर प्राइस पे मिल रहा है, आप डिटेल रिसर्च करिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें, और जो स्टॉक है उसके बिजनेस को हम डिटेल में सब आपके सामने रख कर करके उसको बिजनेस को समझने का प्रयास करने में आपको हम मदद कर सकें। थैंक यू।